अर्थशास्त्र की छात्रों का स्वागत है। अर्थशास्त्र में आज बात करते हैं चौथे अध्याय में ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा की। इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्थिति में फर्म का सिद्धांत में। इसी चैप्टर में आगे आज बात करते हैं आगम का अभिप्राय। कुल आगम से क्या अभिप्राय है समझते हैं। आगम का अभिप्राय वस्तु के विक्रय से जो मूल्य प्राप्त होता है वही क्रेता की आय या आगम, जिसे हम इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं। दूसरे शब्दों में आगम वह विक्रय राशि है जिसे फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। यानी कि जो फर्म इकाइयाँ बना रही है, जो वस्तु बना रही है, उसको बेच के अपने उत्पादन को बेचकर जो पैसा उसके पास आ रहा है वो कहलाता है उस कंपनी का या उस फर्म का रेवेन्यू या आगम, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आगम। इस संबंध में डूले ने कहा है, एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, संप्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। मौद्रिक का मतलब है पैसे में। जो अगर फर्म की हम उत्पादन कर रही हैं, जो फर्म बना रही है, जिसका उत्पादन कर रही है, उसको बेचने से जो धन हमें प्राप्त हो रहा है वो कहलाता है आगम। आगम से अभिप्राय समझ में आ गया। आगम का मतलब है किसी वस्तु, जब बस फर्म अपने उत्पादन को बेचती है तो उसे जो आय होती है, यानी कि जो उसे पैसे की प्राप्ति होती है वो कहलाता है आगम। उस फर्म के लिए वो आगम कहलाएगा या रेवेन्यू कहलाएगा। प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमाए। अतः वह सदैव यह प्रयास करता है कि उसकी आय अधिकतम हो और लागत न्यूनतम हो। यानी कि लागत उसे कम से कम आनी पड़े, जिसको बेच के वो अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो अधिक लाभ वो कब प्राप्त कर पाएगा? जब लागतों को कम रखेगा, यानी कि उसकी लागतें कम होंगी और आगम ज़्यादा होगा, यानी कि उसे रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, पैसे प्राप्ति की ज़्यादा होगी, लेकिन उसका खर्चा कम होगा, तभी तो लाभ उसका ज़्यादा होगा। और वही यही चाहता है ताकि वह अधिकतम लाभ को अर्जित कर सके। इसको हम सूत्र में बता सकते हैं, लाभ बराबर आगम माइनस लागत। यदि जो हमने पैसा प्राप्त किया है उसे बेचने से, और जो पैसा हमने उसके बनाने में खर्च किया है, अगर उसको घटा दें तो हमारे लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्यय को, यानी कि अपनी लागत को कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा लाभ बढ़ेगा। ठीक। अब बात करते हैं आगम की अवधारणाएं की। आगम की अवधारणा को हम प्राय 3 अर्थों में अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 कुल आगम, यानी कि टोटल रेवेन्यू। दूसरा औसत आगम, यानी एवरेज रेवेन्यू। और तीसरा कहलाता है सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू। कुल आगम का तो हम सीधा सा मतलब समझ जानते ही हैं, वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बेचकर किसी विक्रेता को जो आय प्राप्त होती है वह राशि कुल आगम है। यानी कि फर्म जो अपने टोटल उत्पादन कर रही है उसको जो बेचकर, तो सारे उत्पादन को बेचकर, कुल इकाइयों को बेचकर जो आगम या जो मुद्रा हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है कुल आगम। तो दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, कुल आगम बराबर होता है कुल बिक्री से प्राप्त राशि। यानी कि जो बिक्री की है उससे जो प्राप्त राशि है वो हमारी कुल आगम कहलाएगी। और ये कुल बिक्री की गई इकाई कैसे प्राप्त होगी? कुल बिक्री से प्राप्त राशि, जो बिक्री की गई कुल इकाइयां हैं, यानी कि मान लो 10 इकाइयां बिक्री की गई हैं और एक इकाई की कीमत कितनी है? 5 रुपये, तो कितनी हो गई? 50 रुपये। यही उदाहरण में हम समझ सकते हैं। माना किसी विक्रेता ने वस्तु की 10 इकाइयां बेचकर 50 रुपये प्राप्त किए, तो उसकी कुल आगम कितनी हो गई? 50 रुपये। 10 × 50, 10 कुछ कुल इकाइयाँ थी और एक इकाई का मूल्य था 50 रुपये। इस तरह से उसे 500 रुपये प्राप्त हो गए। तो ये 500 रुपये कहलाएगा कुल आगम या टोटल रेवेन्यू। अब बात करते हैं औसत आगम की, एवरेज रेवेन्यू की। औसत आगम की गणना करने के लिए कुल आगम को कुल विक्रय की गई इकाइयों से अगर भाग दे दें तो हमें कुल औसत आगम प्राप्त होगा। यह उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम होगा। यानी कि जो उत्पादन जो हमने टोटल बेचा है, टोटल जो इकाइयाँ उत्पादन की थी, उनको बेचने से जितना पैसा हमें प्राप्त हुआ है, अगर उसमें उसका भाग दे दें तो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आएगी? एवरेज रेवेन्यू, या हम उसको औसत आगम
कह सकते हैं। तो इसको औसत आगम देख लिए, AR औसत आगम और एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा टोटल रेवेन्यू, यानी जितना हमने कुल इकाइयाँ बेची हैं, जो हमें कुल राशि प्राप्त हुई है, उसका क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी यानी जितना हमने उत्पादन किया था उसका अगर हम भाग दे दें तो हमारे पास औसत रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। इसको हम किस और तरह लिख सकते हैं, कुल आगम बटा बिक्री की गई इकाइयाँ, यानी जो कुल इकाइयाँ बिक्री की गई हैं, जो उत्पादन में से जो कुल बिक्री की गई हैं, वो उनकी राशि यहाँ आ जाएगी। तो जैसे इसको देखते हैं, औसत आगम AR सदैव वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, औसत एगम जो यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो निकलेगा वो हमेशा वस्तु की प्रति इकाई यानी कि एक इकाई की कीमत को व्यक्त करेगा। इस संबंध में मैकडॉनल ने इस परिभाषा दी है, वो कहते हैं किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। यानी किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई यानी कि एक इकाई पर उसे कितना औसत प्राप्त हुआ है वो कहलाता है औसत आगम। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माना वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचने से 50 रुपये की प्राप्ति हुई, यानी 10 इकाइयाँ हमने बेची और 50 रुपये में बेची, तो इसका मतलब हमने औसत आगम क्या निकल कर आएगा, 5 रुपये होगा। एवरेज रेवेन्यू निकल के आएगा, कुल इकाइयाँ कितनी थी, कुल आगम हमें कितना प्राप्त हुआ, 50 रुपये। हमने कुल इकाइयाँ कितनी बेची, 10 का भाग कर दिया 50 में, तो 5 रुपये, यानी कि एक इकाई का आगम हमें मिल के आ गया, जिसको हम कहेंगे 5 रुपये, वो कहलाएगा औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है सीमांत आगम। ये क्या चीज़ होती है, सीमांत आगम क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, यानी कि जो वस्तु हमने बेची है उसकी अगर एक अतिरिक्त इकाई अगर हमें बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि हो रही होती है, जो कुल आगम में जो वृद्धि होती है वही सीमांत आगम कहलाता है। यानी कि अगर हम मान लो 10 वस्तुएं बेच चुके हैं और जब हम 11वीं वस्तु बेच रहे हैं उससे कुल आगम में जितनी वृद्धि हो रही है, मान लो 10 रुपये में हमने कोई चीज़ 10 वस्तुएं 10 रुपये में बेची, लेकिन जब 11वीं वस्तु बेची तो वो बिकी 11 रुपये में, तो ऐसी स्थिति में 1 रुपये का जो फ़र्क आएगा, यानी कुल आगम में जो कितनी वृद्धि हुई, 1 रुपये की हुई, तो यही कहलाती है सीमांत आगम। समझ में आ रही बात से, फिर से समझ लीजिए। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो वृद्धि होती है वही सीमांत आगम कहलाता है। यानी किसी वस्तु को हमने बेचा और सारी वस्तुएं उसमें से अगर एक अतिरिक्त इकाई बेची तो हमारे विक्रय से जो कुल आगम प्राप्त हो रहा है उसमें जितनी वृद्धि हो रही है वही कहलाती है सीमांत आगम। इस प्रकार किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन ही सीमांत आगम है। तो सीमांत आगम को समझ में आ गई बात। किसी वस्तु की यानी किसी वस्तु की अगर हम एक अतिरिक्त इकाई बेचें और उससे जो कुल आगम यानी जो कुल बिक्री है हमारी उसमें जितना परिवर्तन आ रहा है वही परिवर्तन कहलाता है सीमांत आगम। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे और वो आसानी से समझ पाएंगे। इसको समझिए, यह कुल आगम से परिवर्तन की दर को, और ये हमें क्या बताएगा, कुल आगम में परिवर्तन की दर कैसी है, बढ़ती हुई स्थिति में है या घटती हुई स्थिति में है। तो MR इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से, MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल ऑफ क्वांटिटी, अथवा इसको हम इस तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं, MR N बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। यहाँ TRN का मतलब है N इकाइयों से कुल प्राप्त आगम, यानी कि जो अतिरिक्त इकाई हमने बेची है उससे कितना टोटल रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है वो TRN का मतलब है। यानी कि जो हमने अतिरिक्त इकाई बेची है उससे टोटल रेवेन्यू में कितना फ़र्क पड़ा, वह चीज़ वो N इकाइयों से प्राप्त कुल आगम। यहाँ TRN का मतलब है N इकाइयों जो हमने अतिरिक्त इकाई बेची है उससे हमें कितनी राशि प्राप्त हुई,
और TR(n-1) का मतलब है n-1 इकाइयों से प्राप्त कुल आगम, यानी कि जो हमने बेची उनमें से एक कम इकाई को अगर बेचते तो हमें कुल आगम कितना होता हमारा। अथवा हम इसको TR को कुल आगम में परिवर्तन कर सकते हैं और Q को हम वस्तु की मात्रा में परिवर्तन भी बता सकते हैं। इस संबंध में फर्गुसन ने एक कहा, जो समझिए फर्गुसन क्या कहते हैं। फर्गुसन कहते हैं एक फर्म द्वारा उत्पादन की इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। फर्गुसन ने बिल्कुल साहब का क्लियर शब्दों में कह दिया है। वो बता रहे हैं कि एक फर्म द्वारा उत्पादन की एक इकाई को कम बेचने पर या अधिक बेचने पर, यानी कि जैसे मान लो 10 इकाई हैं, उसको अगर हम 9 बेचें और या 11 बेचें तो ऐसी स्थिति में कुल आगम में जो परिवर्तन आएगा उसको हम, कुल आगम में जो अंतर आता है उसको हम सीमांत आगम कहते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं। वो उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, यदि वस्तु की 10 इकाइयों की बिक्री से 50 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कुल हमने 10 इकाइयाँ बेची, ऐसी स्थिति में 50 रुपये प्राप्त होते हैं, तो और 11वीं वस्तुओं के विक्रय से 60, यानी कि अगर हम 11वीं उस वस्तु की 11वीं वस्तु बेचते हैं तो हमें 60 रुपये प्राप्त होते हैं। तो सीमांत आगम क्या होगा, 60 रुपये क्या था हमारी सीमांत आगम, जो मतलब 60 रुपये हमें 11वीं इकाई से हमने कितना पैसे प्राप्त किए 60, और 10 इकाइयों से कितने पैसे प्राप्त हुए 50, तो 60 में से हमने 50 घटा दिया, तो इसका मतलब 10 रुपये जो आए वो एक इकाई से आए, यानी कि एक इकाई एक्स्ट्रा बेचने से हमारे आगम में कितने का फर्क आ गया 10 रुपये का। यही 10 रुपये कहलाएगा सीमांत आगम या रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। इसको एक तालिका से और समझते हैं। इकाइयाँ 1, कुल आगम 12, औसत आगम 12, सीमांत आगम 12, इसी तरह विक्रय इकाइयाँ 2 बढ़ रही हैं। अब कुल आगम 22 हो गया, औसत आगम 11 हो गया, सीमांत आगम कैसे हो गया, देखिए औसत 11 का 2 में भाग करेंगे, यानी कि 2 का कुल विक्रय इकाइयाँ का कुल आगम में भाग किया, 2 इकाइयाँ हैं 22 से भाग किया तो 11 रुपये क्या चीज़ निकल गया औसत आगम। लेकिन सीमांत आगम कितना रह गया 10 रुपये रह गया। तीसरी इकाई जब हमने बेची तो हमारा और कुल आगम हुआ 30 रुपये और औसत आगम रह गया 10 रुपये और सीमांत आगम और कम हो गया 8 रुपये। चौथी इकाई बेचने पर 34 रुपये का आगम हमारे कुल प्राप्त हुआ, 8 रुपये 5 पैसे औसत आगम रह गया और 4 रुपये सीमांत आगम रह गया। इसी तरह 5वीं इकाई बेचने पर 36 रुपये हो गया, 7 रुपये 2 पैसे रह गया और 2 रुपये रह गया। तालिका से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब औसत तथा सीमांत आगम गिरता है, यानी कि औसत और सीमांत आगम हमारा गिर रहा है बराबर लगातार, और जबकि हमारी इकाइयाँ बढ़ रही हैं, कुल आगम बढ़ रहा है लेकिन औसत आगम और सीमांत आगम घट रहे हैं। ऐसी तालिका से स्पष्ट है कि जब औसत तथा सीमांत आगम गिरता है तो औसत आगम की तुलना में सीमांत, अब देखिए आप औसत का आगम तो ज़्यादा नहीं घट रहा लेकिन सीमांत अगर बहुत ज़्यादा, तीसरी यूनिट के बाद, विक्रय यूनिट के बाद तीसरी जब हम 3 यूनिट बेच रहे हैं उसके बाद वो बिल्कुल आधा रह जा रहा है। देखिए 8 से 4 ही रहेगा, 4 से 2 ही रह गया, बहुत सीमांत आगम आधे से ज़्यादा घट रहा है, आधा घट रहा है, जबकि सीमांत औसत आगम इतना नहीं घट रहा है लेकिन सीमांत आगम बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो इस तालिका से स्पष्ट है कि जब औसत तथा सीमांत आगम गिरता है तो औसत आगम की तुलना में सीमांत आगम अधिक तेज़ी से गिरता है। कुल आगम में निरंतर वृद्धि हो रही है क्योंकि हमारी अतिरिक्त यूनिट बिक रही है, तो निश्चित तौर पर कुल आय में हमारी वृद्धि होती जाएगी, परंतु औसत में और इसमें कम परंतु घटती हुई दर से। लेकिन जो हमारी विक्रय इकाइयों से जो बढ़ रही हैं उनमें जो कुल आगम है वो निश्चित तौर पर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। जैसे 12 से 22 हुआ, 22 से देखो 12 और 22 में कितना अंतर था 10 का। दूसरी जब तीसरी अतिरिक्त इकाई बेची तो सिर्फ 8 का अंतर रहेगा, चौथी इकाई बैठी तो केवल 4 का अंतर रहेगा और 5वीं इकाई बैठी तो केवल 2 का अंतर रहेगा। तो यही के एलसीओ कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि जब हमारा
विक्रय की अतिरिक्त इकाइयाँ बिकेंगी तो निश्चित तौर पर आगम तो बढ़ेगा, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ेगा। यानी जो पहले बढ़ रहा था वो उस तेजी उतनी उस दर से नहीं बढ़ रहा होगा। यही कहलाता है कुल आगम। अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। कुल आय, औसत आय और सीमांत आय वक्र हम बना सकते हैं। कुल आय, औसत आय, सीमांत आय को हमने एक तरफ रखा 5 से लेकर 40 तक, क्योंकि और विक्रय इकाइयाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से रखी। देखिए पहली इकाई पर क्या था, 12 की स्थिति थी, यानी कि कुल आय भी 12 थी, औसत आय भी 12 थी और सीमांत आय भी 12 थी। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी जब हमने इकाई बेची, यानी एक अतिरिक्त इकाई जब हमने बेची, तो हमारा कुल आय तो बढ़कर हो गई 22 रुपये। ठीक है, कितनी हो गई, 22 रुपये। लेकिन हमारी औसत और सीमांत आगम गिरकर हो गई 11 और 10 रुपये। 11 हो गई औसत और 10 हो गई सीमांत आगम। इसी तरह तीसरी इकाई जब हम अतिरिक्त इकाई बेची तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, औसत इकाई रह गई 10 रुपये, 10 एक पर ही रह गई, और सीमांत आगम घटकर रह गई 8, यानी कि आधा से नीचे आ गई, 10 से भी नीचे आ गई। चौथी स्थिति में क्या हुआ, कुल आय तो हो गई यहाँ पर 40, यानी कि 35 रुपये पर 34 रुपये पर, लेकिन औसत आगम का घट के क्या रह गया, 8.5 रह गई, और सीमांत आगम घट के रह गई 4 केवल। ऐसी स्थिति में इसको अब यही समझ। इसके बाद देखते हैं सीमांत लास्ट 5वीं जब हमने अतिरिक्त इकाई बेची तो क्या हुआ, आगम तो हमारा 40 से 36 पहुंच गया। आगम तो ये आगम वक्र तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन औसत आगम लग रहा तेजी घट रहा है, लेकिन सीमांत आगम तेजी से घट रहा है। देखिए बिल्कुल 5 की स्थिति पर आ गया, यानी कि 2 रुपये की स्थिति पर आ गया। सीमांत आगम हमारा कितना आ गया, 2 रुपये। इसका मतलब है जब बिक्री इकाइयाँ बढ़ती जाएंगी तो ऐसी स्थिति में सीमांत आगम हमारा घटता जाएगा और औसत आगम भी हमारी घटती जाएगी, लेकिन औसत आगम की तुलना में सीमांत आगम तेजी से घटेगी। और हमारा जो कुल आय है वो भी जो बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है क्योंकि अतिरिक्त बिक्री बढ़ रही है, अतिरिक्त इकाइयाँ बिक रही हैं, लेकिन वो उस दर से नहीं बढ़ेगा जिस दर से वो पहले बढ़ रहा था। यही कहलाती है, इसी को कहते हैं हम औसत कुल आगम या सीमांत आगम। अब बात करते हैं एक पूर्ति और संकुचन में, पूर्ति में संकुचन एवं पूर्ति में कमी में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। पूर्ति में संकुचन का मतलब है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो उसे पूर्ति का संकुचन, यानी कि सब अन्य बातें समान है, कोई और परिस्थिति उलट पुलट नहीं हुई है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हुई लेकिन उसकी पूर्ति कम हो जाती है, और कीमत में भी कमी हो गई तो उसकी पूर्ति में भी कमी हो गई, तो वो कहलाएगा पूर्ति में संकुचन। यानी कि निश्चित तौर पर कीमत में कमी होगी तो जब क्या होगा, बढ़ना चाहिए उसकी माल को, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, पूर्ति में वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो, लेकिन अगर पूर्ति में कमी ही रहती है तो वो कहलाता है पूर्ति का संकुचन। और पूर्ति में कमी क्या होगा, वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर यदि किसी अन्य घटक के परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति हो जाती है, यानी किसी अन्य दूसरी वस्तु से उसकी पूर्ति हो जाती है, अथवा कीमत बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति और कीमत बढ़ने पर भी वस्तु की पूर्ति समान रहती है, तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। यानी कि वस्तु की कीमत स्थिर रह रही है या कोई अन्य कोई घटना ऐसी हो गई है जिसकी वजह से पूर्ति नहीं हो पा रही है, पूर्ति कम हो पा रही है, तो और कीमत बढ़ गई है, तो कीमत बढ़ गई तो निश्चित तौर पर उसकी मांग भी घट जाएगी। ऐसी स्थिति में पूर्ति समान रहती है तो हम इसे को करते हैं पूर्ति में कमी। यहाँ पर हम ये पूर्ति में कमी कहलाएगी, यानी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे बाजार की। अब बात करते हैं दूसरा बात, पूर्ति में संकुचन का मूल कारण क्या होगा, कीमत में कमी होना। यानी कि पूर्ति में जो संकुचन होगा उसका मूल कारण होगा कीमत में कमी होना, कीमत कम हो जाना। ऐसी स्थिति में पूर्ति में और अगर हम वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ा पा रहे तो ये कहलाएगा पूर्ति का संकुचन। पूर्ति में कमी के अनेक कारण हो सकते हैं, जबकि पूर्ति की कमी के अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें तो एक ही कारण होगा, केवल कीमत में कमी होना, लेकिन पूर्ति में कमी के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे आगतों की कीमतों में वृद्धि, यानी जो आगम हैं उनकी कीमत बढ़ जाए, यानी कि लागत बढ़ जाए,
बाजार में उत्पादों की संख्या में कमी आ जाए, करारोपण में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति में मांग घट जाएगी और पूर्ति में कमी आ जाएगी, आ जाएगी। निश्चित तौर पर जब मांग घट जाएगी तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। जब मांग ही नहीं होगी बाजार में तो कोई बाजार क्यों पूर्ति उसकी पूर्ति कमी होगी। दूसरी स्थिति है संकुचन की अवस्था में पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की ओर चलन, यानी कि ऊपर जो बढ़ रहा था वो नीचे की ओर घटने ढलान की ओर चलने लगता है संकुचन में की अवस्था में। कमी की अवस्था में पूर्ति वक्र बाईं ओर यानी कि बाईं ओर ऊपर से ऊपर की ओर खिसक जाता है, यानी ऊपर यानी गैप बन जाता है, जहाँ पहले वक्र बढ़ना था उससे ऊपर की ओर बढ़ जाता है, ऊपर मतलब ऊपर की ओर खिसक जाता है, बढ़ता ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है बल्कि ऊपर खिसक जाता है। इसको कहते हैं पूर्ति में कमी। धन्यवाद, नमस्कार।